नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब इन बैंक ट्रांजैक्शन पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस पक्का। दोस्तों, सरकार द्वारा नियमों में बदलाव किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने जा रहा है और इस नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सरकार ने कुछ ऐसे बैंक ट्रांजैक्शन रखे हैं जहां पर अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो अब आपको 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिनको आपको लिमिट से ज्यादा नहीं करने हैं, इनकम टैक्स नोटिस ना आए उसके लिए क्या क्या जानकारी आपको रखनी है। सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कई सारे ट्रांजैक्शन आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। बैंक से जुड़े हुए जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको पूरी जानकारी आज के वीडियो में देंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो रेगुलरली मिलते रहे। स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम यहां पर अपने पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आप पूरे साल में होल्ड कर सकते हैं, यानी एक आदमी इंडिया के अंदर कितने बैंक अकाउंट रख सकता है। इसी के साथ कितना आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट नए नियमों के हिसाब से कितना डिपॉजिट विड्रॉ आप कर सकते हैं बैंक से। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, नेट बैंकिंग से थ्रू अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी लिमिट आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा बैंक के अलावा और भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो दिए गए हैं उसकी लिमिट भी हम आपको बताएंगे। कितना मैक्सिमम बैलेंस आप सेविंग अकाउंट में यहां पर रख सकते हैं। इसी के साथ ये भी जानेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस भेजता है और नोटिस से अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। बोनस टिप जो है वो आज के वीडियो में हम आपको देंगे कि कभी भी आपको इनकम टैक्स की नोटिस ना आए इसके लिए क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में ये सभी टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक देखते हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें जरूर। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी चैनल पे नया आता है सब्सक्राइब करे बिना ना जाए और वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें क्योंकि नई नई जानकारियां, नई नई जो इनकम टैक्स की लिमिट है वो हम लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो कब से आप पे लागू होने वाला है। हमारा पुराना इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला जो 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। अब 1 अप्रैल 2026 से आपके लिए नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। ये जो नया एक्ट है जिसके अंदर टोटल सेक्शन, पुराने एक्ट के अंदर कितने हुआ करते थे, टोटल सेक्शन 819, अब आपके लिए 536 सेक्शन रह जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं सीधा आधा सेक्शन जो है वो सरकार ने कर दिया है। इसी के साथ चैप्टर की अगर बात करें तो 47 चैप्टर हुआ करते थे, अब 23 चैप्टर रह जाएंगे। कुछ नए शेड्यूल जो है 16 शेड्यूल यहां पर इंक्लूड किए गए हैं और इसी के साथ कुछ टेबल और कुछ फॉर्मूलाज जो है वो सिर्फ आपकी क्लैरिटी और इंटरप्रिटेशन के लिए यहां पर रखे गए हैं ताकि आसानी से कोई भी एक आम आदमी, कॉमन मैन जो है एक्ट को समझ पाए। नए इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ नए इनकम टैक्स रूल 2026 और नए इनकम टैक्स फॉर्म ये भी आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, जिसके अंदर फॉर्म नंबर में बदलाव किया गया, रूल्स में बदलाव किया गया, इनको वापस रीनंबर किया गया। जो रूल पुराने थे उनमें चेंजेस किए गए, नंबरों में चेंजेस किया गया, फॉर्म्स हैं उनमें भी बदलाव किया गया है। जैसे आपका फॉर्म होता है 26AS जिसको बदल के 168 कर दिया गया है। कई सारे फॉर्म जो है वो बदल गया। 1 अप्रैल के बाद आपको ये सभी नए फॉर्म जो है जो आप पर एप्लीकेबल है इनकी जानकारी आपको रखनी होगी। इसी के साथ आपका जो फाइनेंशियल ईयर था, असेसमेंट ईयर था, वो खत्म होके अब आपका रह जाएगा टैक्स ईयर। जो आपका असेसमेंट ईयर होता था, प्रीवियस ईयर होता था, वो सरकार ने खत्म कर दिया है 1 अप्रैल से। अब आपके लिए होगा टैक्स ईयर। अच्छा, असेसमेंट ईयर कब होता था? जैसे फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 है तो असेसमेंट ईयर हम कहते थे 26-27। अब ये आपका नहीं होगा, अब आपका सिर्फ होगा टैक्स ईयर। टैक्स ईयर जो है वो 12 महीने का रहता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जब से स्टार्ट होगा तब से देखा जाएगा। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसे ही हम अब टैक्स ईयर जो है वो कहने वाले हैं। अब आपका कोई भी यहां पर असेसमेंट ईयर जो है वो नहीं होगा, यानी आपका 26-27 जो है यही फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा।
यही आपका टैक्स ईयर माना जाएगा, जिसके अंदर बैंक की लिमिट, नोटिस पीरियड जो होगी या कोई अदर लिमिट है वो आपको 1 अप्रैल से देखकर 31 मार्च 2027 के बीच में देखना है। यानी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर, टैक्स ईयर आपको देखना है। इसमें जो भी बैंक की लिमिट होती है वो आपको क्रॉस नहीं करनी है, कोई अदर लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी है, नोटिस जो है वो उसी पीरियड के लिए आएगी। तो अब आपके लिए हो जाता है टैक्स पीरियड। अच्छा, यहां पर इनकम टैक्स की नोटिस आपको कब आती है? क्योंकि आपके एआईएस में या टीआईएस में कुछ ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कौन करता है? तो यहां पर रूल 237 और 508 के तहत एसएफटी जहां पर जो है फॉर्म भरा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फॉर्म यहां पर 165 में भरा जाएगा। जो बैंक है, अदर रिपोर्टिंग एंटिटी है, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गए, ब्रोकर हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, टैक्स ऑडिट पर्सन हो गए, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा अगर आप एक्सीड कर जाते हैं ट्रांजैक्शन, जैसे कैश डिपॉजिट करना, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, करंट में, प्रॉपर्टीज में, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इंश्योरेंस, स्टैम्प ड्यूटी पेपर, तो आपके एआईएस, टीआईएस या 26AS जिसको आप कर दिया फॉर्म 168, तो इनमें जो भी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और आप अपनी आईटीआर प्रॉपर नहीं भर रहे हैं, आईटीआर नील की भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, नॉन आईटीआर फाइलर है, तो उन लोगों के लिए ज्यादातर दिक्कत आती है, या आपकी इनकम कई बार मैच नहीं होती हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजी जाती है। तो ये एसएफटी फॉर्म जो है, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, ये जमा करती है। इसी के साथ यहां पर बैंक जो है वो रिपोर्ट किसको करती है? सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आपको पूरे साल में यहां पर रखने चाहिए। ज्यादातर एक आम नागरिक है, एक कॉमन मैन है, उसके लिए कितने अकाउंट होने चाहिए? तो यहां पर हाउ मेनी नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आपको होल्ड करने चाहिए? इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से ऐसी कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी गई है। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट आप कितने भी रख सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, 10 बैंक अकाउंट रखें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी बैंक अकाउंट रख सकते हैं। यानी एक आम आदमी, एक आम नागरिक कितने भी बैंक अकाउंट, कितने भी डिफरेंट बैंक अकाउंट के खाते खुलवा सकता है। अगर आपने आईसीआईसीआई में खुलवाया, आप एसबीआई में खुलवा सकते हैं, एचडीएफसी में खुलवा सकते हैं, कहीं पर भी आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। आप मल्टीपल बैंक अकाउंट चाहें तो वो ओपन कर सकते हैं, चाहे आपकी सेम बैंक हो या डिफरेंट बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपर्ट की माने तो 2 से 3 बैंक अकाउंट आप अगर रखते हैं तो वो आपके लिए सही होता है। कि एक आपने सेविंग अकाउंट रख लिया, एक अगर आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट आप रख सकते हो, और एक सेविंग अकाउंट या सैलरी अकाउंट आप रख सकते हो, या एक इमरजेंसी फंड अकाउंट आप रख सकते हो। तो अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो एक ही अकाउंट रखें आप, सेविंग अकाउंट, और बिजनेस है तो उसके लिए एक अकाउंट रख सकते हैं, या इमरजेंसी फंड है उसके लिए आप अकाउंट रख सकते हैं। 2 या 3 से ज्यादा रखेंगे तब आपको दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपको यहां पर बैलेंसेस जो है वो चेक करने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चेक करने पड़ते हैं सभी बैंक अकाउंट के। किसी के पास 10 है, 5 है, तो सभी बैंकों के स्टेटमेंट आपको निकलवाने पड़ेंगे, सभी ट्रांजैक्शन आपको देखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, किसमें क्या ट्रांजैक्शन किया, कहां से पैसा कहां गया है। क्योंकि आईटीआर में आपको प्रॉपर ट्रांजैक्शन दिखाना जरूरी है, आपको इनकम दिखाना जरूरी है। अगर आपकी इनकम कहीं छूट गई तो आपको वहां पर दिक्कत आ सकती है। मिनिमम बैलेंस यहां पर चार्ज आपसे लिया जाता है अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है। कई बैंक है यहां पर जो है वो मिनिमम चार्ज जो वो लेती है, कई बार जो बैंक है वो 10-10 हजार, 15-15 हजार का चार्ज लेती है। तो अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है, मतलब अगर आपने 10 अकाउंट होल्ड करके रखे हैं और सभी 10 अकाउंट में 10-10 हजार मिनिमम बैलेंस है, तो आपका 1 लाख का जो फंड है वो वहीं ब्लॉक हो जाता है। उसके लिए कोई भी आपको ब्याज जो है वो नहीं दिया जाता, ये पैसा एज इट इज ही आपका पड़ा रहता है, जो कोई यूज में भी नहीं आता। इसके अलावा बैंक अलग अलग एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज, बैंक स्टेटमेंट चार्जेस लेती है, जीएसटी लगाती है, चेकबुक चार्ज लेती है, अकाउंट क्लोजर चार्ज, एनईएफटी चार्ज, आरटीजीएस चार्ज, भर भर के चार्जेस लगाती है। ज्यादा बैंक अकाउंट है तो ज्यादा चार्जेस आपके लगने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा सभी अकाउंट की रिपोर्टिंग आपको करना मैंडेटरी है। जितने भी बैंक अकाउंट अगर आपने इंडिया में होल्ड करे हैं वो सारे अकाउंट की जानकारी आपको आईटीआर में देनी होती है। भले आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, इनएक्टिव क्यों ना है, लेकिन ड्यूरिंग उस पीरियड अगर कभी भी वो एक्टिव था तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। हालांकि अगर कोई अकाउंट आपका पड़ा हुआ है, डोरमेंट अकाउंट है, इनएक्टिव अकाउंट है, उसकी जानकारी नहीं देनी होती, लेकिन रिस्क रहता है कि कई बार यहां पर कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो आप छोड़कर भूल जाते हैं, जिसमें बैलेंस पड़ा होता है, आपको याद ही नहीं रहता कि कौन सा अकाउंट आपने कब खोला है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट कभी भी ना रखें।
एक्सपर्ट के हिसाब से 2 या 3 बैंक अकाउंट आप रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। कितना कैश डिपॉजिट आप सेविंग बैंक अकाउंट या करंट बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, आइए जानते हैं क्या लिमिट। सेविंग अकाउंट की बात करें तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10 लाख रुपए उससे ज्यादा का कैश अगर आप जमा करेंगे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी रिपोर्टिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कर देता है। तो 10 लाख से कम आपको रखना है अगर आपके पास पैन कार्ड है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, तो उसके इसमें 5 लाख की लिमिट दी गई है। 5 लाख से ज्यादा आपको बैंक में पैसा डालोगे सीधी आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपोर्टिंग पर्पज है। आप चाहें तो 50 लाख रुपए भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड, जो भी आपका पैसा है उसका सोर्स होना जरूरी है, डॉक्यूमेंट होना जरूरी है आपके पास कि इतना पैसा आप क्यों डाल रहे हैं, कहां से आया है, इस पर क्या आपने टैक्स प्रॉपर दिया है, तो आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कोई गलत ब्लैक मनी करा है तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, चाहे आपका एक खाता हो या एक से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, सारे खाते को मिलाया जाएगा। यहां पर करंट अकाउंट या एफडी की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये लिमिट जो है वो पूरे साल की मानी जाएगी, यानी अप्रैल से लेकर आपके मार्च के पीरियड तक की ये लिमिट रहती है। अच्छा, हर एक व्यक्ति के लिए लिमिट रहेगी, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, सभी के लिए लिमिट रहती है, पर बैंक के हिसाब से नहीं रहती। ध्यान रखिएगा, भले ही यहाँ पर एक बैंक दूसरे बैंक को रिपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअल वाइज है। चाहे मैंने 4 बैंक अकाउंट में 5-5 लाख रुपए डाले हैं, 20 लाख डाल दिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में मैंने 10 लाख से ज्यादा क्रॉस कर दिया है, यहां पे मुझे नोटिस जारी हो सकती है। आजकल बैंकें जो है वो 10 लाख से कम भी रिपोर्ट कर देती है कई बार। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है, AIS में दिख रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस पर एक्शन ले सकता है। अगर करंट अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा वहां पर लिमिट आपके लिए डिपॉजिट की रहेगी 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा, क्योंकि करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो सरकार ने वहां पर छूट दी है। 10 लाख नहीं, वहां पर 50 लाख की लिमिट है। 50 लाख तक अगर आप डालते हैं कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। 50 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश डाल दिया तो वहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश विड्रॉ की। अगर बात करें बैंक में, सेविंग अकाउंट में कैश विड्रॉ के लिए कोई रिपोर्टिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेविंग बैंक अकाउंट है, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, कोई यहां पर रिपोर्टिंग आपकी नहीं होगी। लेकिन अगर करंट अकाउंट की बात करें, कैश विड्रॉ करते हैं तो 50 लाख से ज्यादा अगर आपने किया है कैश विड्रॉल, तो यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा, रिपोर्टिंग के अलावा अगर टीडीएस की बात करें तो कैश विड्रॉल पर सेक्शन 393 दिया गया है, सीरियल नंबर 5, जिसमें आपका टीडीएस जो है वो 2% काटा जाता है। अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, सभी में मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ किया है, अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या नॉर्मल पर्सन है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां पर 3 करोड़ की लिमिट सरकार ने रखी है। 3 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपका टीडीएस जो वो काटा जाएगा। अच्छा, टीडीएस कौन काटेगा? बैंक हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गई, कोऑपरेटिव बैंक, ये आपका टीडीएस काटेंगे। एग्जांपल के तौर पर आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया तो एक्सेस 20 लाख पर 1 करोड़ तक तो छूट है, और 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में, तो 20 लाख पर 2% यानी 40,000 टीडीएस काट के आपके सरकार को जमा कर देगी। सरकार जो है वो आपके AIS के 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, आप कभी भी उसका रिफंड क्लेम कर पाएंगे जब आप ITR भरते हैं। अच्छा, यहाँ पर कैश विड्रॉल में सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, कैश क्रेडिट अकाउंट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, या कोई भी अदर अकाउंट है जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, उन सभी अकाउंट को मिलाकर ये लिमिट दी गई है। तो 1 करोड़ की लिमिट नॉर्मल लोगों के लिए और 3 करोड़ की लिमिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। टीडीएस रेट यहाँ पर 2% रहेगी। तो ये भी एक रिपोर्टिंग का जरिया है, जहां पर आपका अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस आपका काटा जाएगा। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये ट्रैक करता है कि पूरे साल में आपने कितना कैश विड्रॉ किया है, और इतना ही कैश अगर आपने यूज विड्रॉ किया है तो इसको क्या कारण है कैश विड्रॉ करने का, आप ऑनलाइन क्यों नहीं ट्रांजेक्शन कर रहे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपसे जानकारी लेने के लिए नोटिस भेज सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपीआई है, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक के माध्यम से बैंकिंग ट्रांजैक्शन लिमिट क्या दी गई है बैंक के द्वारा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीआई से, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, चेक के माध्यम से अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई लिमिट यहां पर स्पेसिफाइड नहीं है, आप कितना भी डिपॉजिट या फिर विड्रॉल जो है वो कर सकते हैं। यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग जो है वो बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक आपकी नहीं करेगा। आपने यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, नेट बैंकिंग से जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं, आपके AIS और TIS में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है, ये अभी तक सरकार जो उसको रिपोर्ट नहीं करवा रही है। ये आपके AIS, TIS में रिपोर्ट नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई लिमिट नहीं है, यहां पर आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई रिपोर्टिंग भी यहाँ पर आपकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये आपका मैच होना चाहिए जो भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जितनी भी इनकम आप दिखा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति 3 लाख की इनकम दिखा रहा है लेकिन आईटीआर या तो नहीं भर रहा या 3 लाख के आईटीआर भरता है लेकिन बैंक में उसके 50 लाख के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर उसको नोटिस भेज सकता है और जो भी डिफरेंस ट्रांजेक्शन है उसकी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। 3 लाख के आईटीआर भर रहे हैं, कई लोग तो आईटीआर ही नहीं भरते क्योंकि 4 लाख से कम है तो सोचते हैं आईटीआर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बैंक में ट्रांजैक्शन 50 लाख 60 लाख कर रहे हैं, डिपॉजिट है, विड्रॉल कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर जानकारी आपको देनी होगी कि ये जो है वो आपकी इनकम नहीं है। हो सकता है ये आपकी पर्सनल सेविंग हो, सैलरी इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, बैंक का लोन लिया हो, गिफ्ट हो, सेविंग इंटरेस्ट हो, एफडी क्लोजर हो, एफडी इंटरेस्ट हो, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन हो गए, डिविडेंड आ गया, तो जो जो इनकम है वो आप अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएं और आईटीआर जरूर फाइल करें। अगर इतना ट्रांजैक्शन आप करते हैं आईटीआर आपको फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी क्यों ना है। तो ये ना समझे हम ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनकम नहीं है तो हमें आईटीआर नहीं बनना, ये गलतफहमी में कभी भी ना रहे। आ जाते अपने अगले ट्रांजैक्शन पे। फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं बैंक के अंदर तो उसके लिए भी लिमिट दी गई है। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप सिंगल एफडी करवा रहे हैं, मल्टीपल एफडी करवा रहे हैं, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा के एफडी करवाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे कैश में करवा रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, पर पर्सन यहां पर देखा जाएगा, पर बैंक यहां पर नहीं देखा जाएगा। चाहे आपने 10 बैंकों में किया है सभी को मिलाकर देखा जाएगा, भले आपने छोटी छोटी अमाउंट की एफडी क्यों ना करी हो, 10 लाख से कम भी क्यों ना करी हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में 10 लाख से अगर ज्यादा क्रॉस करती है, मल्टीपल बैंक के हैं, तो यहां पर 10 लाख से ज्यादा कंसिडर की जाएगी। रिन्यूअल एफडी जो है वो यहां पर रिपोर्ट नहीं होती, सिर्फ नई एफडी जो है वही रिपोर्ट होगी। अगर आपने एफडी को ब्रेक किया, सेविंग अकाउंट में पैसा आया, फिर नई एफडी करी, तो नया एफडी नंबर जो है वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये नई एफडी मानी जाएगी। अच्छा, रिपोर्ट कौन करेगा? बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, एनबीएफसी, निधि या कोऑपरेटिव बैंक जो है ये आपकी रिपोर्टिंग कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड अगर इशू हुआ है बैंक द्वारा तो बैंक यहां पर आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। कब? अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट किया है, कैश में 1 लाख से ज्यादा है, ऑनलाइन मोड में 10 लाख से ज्यादा है, एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड आपने होल्ड करके रखा है, पर पर्सन देखा जाएगा, पर फाइनेंशियल ईयर। चाहे आपने सिंगल या टुकड़े टुकड़ों में पेमेंट किया है तो बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। तो ये ना समझे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कोई मेरी इनकम तो नहीं है तो यहां पर तो मुझे माफ कर दिया जाएगा, मुझे नोटिस नहीं आएगी। नहीं, अगर आप कैश में 1 लाख से ज्यादा और ऑनलाइन 10 लाख से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो उसमें भी आपको नोटिस आ सकती है। अगला आ जाता है इमोबाइल प्रॉपर्टी को लेकर। अगर आपने कोई भी मोबिलिटी परचेज करी है, सेल करी है, गिफ्ट करी है या ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आप गए हैं, कैश में या ऑनलाइन में है, 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा का आपने ट्रांजैक्शन किया है, ध्यान रखिएगा पर पर्सन, पर फाइनेंशियल ईयर, पर प्रॉपर्टी लिमिट यहां पर दी गई है। अगर आपकी परचेज डीड, सेल डीड, गिफ्ट डीड है, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है तो एक प्रॉपर्टी के हिसाब से या एक डीड के हिसाब से 45 लाख की लिमिट देखी जाएगी, यहां पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का नहीं देखा जाएगा। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है तो भी यहां पर 45 लाख या उससे ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने खरीदी, यहाँ पे जो बेची है या खरीदी है वो 30 लाख की है लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उसकी 50 लाख की है तो भी रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है। यहां पर रिपोर्ट कौन करेगा? जो रजिस्ट्रार है, सब रजिस्ट्रार है, जो इंस्पेक्टर है वो रिपोर्ट कर देगा। अब सरकार ने एक नियम दिया है कि अब आपको 20 लाख तक की प्रॉपर्टी का अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कोई भी पैन कार्ड नहीं देना होता है। पहले ये लिमिट 10 लाख की थी, सरकार ने इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, यानी 20 लाख तक आप कोई भी छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई पैन कार्ड, कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। 20 लाख से ऊपर हुआ तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना जरूरी है लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होगी। लेकिन 45 लाख से ऊपर की अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो पैन कार्ड देना भी जरूरी है, मैंडेटरी, और रिपोर्टिंग भी यहाँ पर बैंक जो है, जो भी रजिस्ट्रार है वो आपकी कर देता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का। अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है रिसिप्ट कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर में एक व्यक्ति का, चाहे आपने एक अकाउंट लिया है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, एक से ज्यादा है, सिंगल या मल्टीपल अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं, तो यहां पर लिमिट दी गई है पैन और नॉन पैन के लिए। पैन है 10 लाख के लिए और नॉन पैन है 5 लाख के लिए। यानी अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं और वो इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल में 10 लाख से ज्यादा हो गया और आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो यहां पर इंश्योरर जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी जानकारी जो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जारी कर देता है। तो अब ये नया पॉइंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी एक नया पॉइंट है जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। स्टैम्प पेपर अगर आप परचेस करते हैं, सिंगल स्टैम्प पेपर एक फाइनेंशियल ईयर में पर पर्सन यहां पर अगर आप परचेस कर रहे हैं, पैन है 2 लाख रुपए के ज्यादा अगर आपने स्टैम्प पेपर परचेस किया है, अगर पैन कार्ड नहीं है
1 लाख से ज्यादा का किया है तो इसमें स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा कि इस व्यक्ति ने इतने रुपए का स्टैम्प पेपर जो है वो परचेज किया है। अगर 2 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है तो आपकी रिपोर्टिंग यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन करते हैं, शेयर बाई करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सन में सिंगल या मल्टीपल 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा, चाहे आपने कैश या ऑनलाइन किया है, तो जो भी कंपनी आपको शेयर इश्यू करती है वो आपकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सीधे सीधे कर देता है। तो शेयर मार्केट के जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर दे दी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने कैश का पेमेंट किया है, गुड्स और सर्विस अगर आपने लिए किसी से भी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी व्यक्ति से अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश का पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए कोई ज्वेलर है जिससे आपने ज्वेलरी ली है, गुड्स लिया है या आपने किसी से सर्विस ली है, 2 लाख से ज्यादा का आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर अगर वो व्यक्ति पर्सन जो है वो टैक्स ऑडिट में एप्लीकेबल रहा, यानी उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी दे देगा कि इस व्यक्ति से मुझे जो है वो 3 लाख 5 लाख रुपए जो वो रिसीव हुए हैं कैश में। नेक्स्ट आ जाते हैं डिविडेंड इनकम। ध्यान रखिएगा डिविडेंड इनकम अगर आपको हो रही है शेयर ट्रांजैक्शन की वजह से, तो जितना भी ट्रांजैक्शन आपका है, चाहे 1 रुपए का भी डिविडेंड क्यों ना है, ये आपके एआईएस में टीआईएस में रिफ्लेक्ट होना ही होना है। तो यहाँ पर जो कंपनी है बिना किसी लिमिट के यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देती है। चाहे आपने 1 रुपए का किया हो, 10 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, 100 रुपए का आ रहा है, कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आपकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी होनी ही होनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, एनबीएफसी से, यहां पर भी कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपए का भी ब्याज मिलेगा वो आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। चाहे वो सेविंग का ब्याज हो, एफडी का ब्याज हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज हो, आरडी का ब्याज हो, एमआईएस का ब्याज हो या पीपीएफ का भी ब्याज क्यों ना हो। नेक्स्ट कैपिटल गेन के जो ट्रांजेक्शन है वो भी आपके शेयर से, म्यूचुअल फंड से, चाहे आपका रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, डिपोजिटरी है या रजिस्ट्रार है, कोई लिमिट नहीं है। यहां पर भी अगर आपको 5 रुपए का भी कैपिटल गेन हो रहा है, ये भी आपके एआईएस टीआईएस में रिफ्लेक्ट होना है, यानी रिपोर्टिंग यहां पर होना मैंडेटरी है। मोटर व्हीकल अगर आप खरीदते, कार खरीदते, बाइक खरीदते, ट्रक खरीदते, बस खरीदते, तो यहां पर आपका टीसीएस 1% काटा जाता है अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का खरीदा है। तो जिसने भी बेचा है वो यहां पर आपका टीसीएस कलेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा 5 लाख की लिमिट अब यहां पर कर दी है, आपको 5 लाख से ऊपर के अगर कोई व्हीकल खरीदेंगे तो पैन देना यहां पर मैंडेटरी होगा, लेकिन 10 लाख से ऊपर हुआ तो टीसीएस आपका फिर काटा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शन किए, वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन गेमिंग, विनिंग, अगर आपको ये लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, रेस हॉर्स से, या फिर आपका जीएसटी टर्नओवर है, जीएसटी में आपने परचेज करी है, तो ये आपके सभी एआईएस और टीआईएस डाटा में रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी ये भी ट्रांजैक्शन जो है वो रिपोर्ट मैंडेटरी किए जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अगर आपका टर्नओवर लिमिट जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड हो जाती है, अगर आप सिर्फ गुड्स बेच रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उसके इसमें 40 लाख की लिमिट है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं 20 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है, चाहे आप इंट्रा हो या इंटर स्टेट सप्लाई हो, 20 लाख तक यहां पर आपको कोई जीएसटी नंबर नहीं लेना है। लेकिन अगर आपका गुड्स और सर्विस दोनों है तो 20 लाख की लिमिट मानी जाएगी। कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट से अगर आप है तो उसके इसमें 10 लाख की लिमिट है। अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है तो उसके इसमें आपको पहले दिन से ही यहां पर जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इंटर स्टेट सप्लाई वालों के लिए कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है। सर्विस के केस में 20 लाख की छूट दी गई है, गुड्स के केस में नहीं होगी। मैक्सिमम बैलेंस कितना आपको यहां पर अलाउ किया जाता है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई मैक्सिमम बैलेंस लिमिट नहीं दी गई है। सेविंग अकाउंट में आप जितना चाहे उतना पैसा जो है वो रख सकते हैं, बस आपको सोर्स ऑफ फंड जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। आप चाहे 1 लाख रखे, 10 लाख रखे, 1 करोड़ रखे, यहां पर कोई भी मैक्सिमम कैप जो है वो नहीं रखी गई है। आपका इनकम सोर्स प्रॉपर होना चाहिए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो है वो देखी जाती है। ज्यादातर जो बैंक है, टैक्स अथॉरिटी है, वो आपके ट्रांजैक्शन देखती है, आपका जो बैलेंस अकाउंट का है वो नहीं देखती। आपका बैलेंस अनलिमिटेड हो सकता है, डिपार्टमेंट यहां पर कैश डिपॉजिट, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को देखता है, बैलेंस को नहीं देखता। आपको यहां पर जो है प्रॉपर सोर्स ऑफ फंड जो है वो मेंटेन करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस भेजता है। अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है,
आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन आईटीआर फाइल नहीं कर रहे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। इसके अलावा आपकी इनकम मिसमैच है AIS 26AS जो अब हो गया है 168 है, यानी आपने बैंक ट्रांजैक्शन है, TDS डिटेल स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन है, प्रॉपर्टी परचेज बेची है, क्रेडिट कार्ड स्पेंड है, तो डिपार्टमेंट ये सब चीजों को चेक करता है, आपकी इनकम से मैच करता है। अगर मिसमैच होता है तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। अगर आप लार्ज कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो उस केस में आपकी इनकम अगर लो है तो भी आपको नोटिस आ सकती है। अगर आपको डिफेक्टिव आपकी आईटीआर है, आपने गलत हेड में यहां पर इनकम डाल दी या गलत क्लेम आप ले रहे हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर नोटिस आ सकती है। टाइम लिमिट क्या है नोटिस आने की, तो ध्यान रखिएगा टैक्स ईयर खत्म होने के बाद 4 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस आती है अगर 50 लाख के अंदर इनकम की चोरी मानी जाती है। 50 लाख से ज्यादा की अगर आपने चोरी करी है इनकम की, तो उस केस में 6 साल 3 महीने में आपको यहां पर नोटिस आती है, लेकिन 6 साल के बाद आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगी। नेक्स्ट, कैसे आप इनकम टैक्स नोटिस से बच सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा हमेशा अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ड्यू डेट से पहले भरे। अपनी इनकम को हमेशा मैच रखें 26AS, AIS और TIS से। अपनी सारी इनकम जो है वो जरूर दिखाए, चाहे वो सैलरी, इंटरेस्ट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जो भी इनकम है सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपको दिखाना जरूरी होता है। कैश डिपॉजिट अगर कर रहे हैं तो लार्ज कैश डिपॉजिट कभी ना करें। कैश विड्रॉल अगर करते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि कैश विड्रॉल आपने क्यों किया है, किस कारण की वजह से किया है। प्रॉपर्टी कभी भी परचेस करें तो बैंकिंग चैनल से ही परचेस करें। बिजनेस कैश सेल है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। अगर आप किसी से भी पैसा रिसीव कर रहे हैं तो प्रॉपर प्रूफ आपको रखना जरूरी है। आपका बिजनेस और पर्सनल बैंक अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। NEFT, RTGS, UPI के माध्यम से ही आपको ट्रांजैक्शन करने हैं ताकि आप कभी भी अनएक्सप्लेनेबल ना रहे। अब बोनस टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में, कि कभी भी आपको इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगी अगर आपने इन चीजों के बारे में ध्यान रख लिया। कई बार हम यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा नेचुरल अमाउंट डिपॉजिट करें, जैसे 4,87,350। टोटल यहाँ पर राउंडिंग में कभी भी डिपॉजिट ना करें। छोटे छोटे अमाउंट में डिपॉजिट करें, 20,000, 30,000, ऐसे छोटे छोटे, वो भी राउंडिंग में कभी ना करें। ध्यान रखिएगा राउंडिंग फिगर जो है वो सस्पिशियस माना जाए। डाटा एनालिस्ट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है तो राउंड फिगर को जल्दी से पकड़ लेता है। हमेशा ध्यान रखें एक ही सेविंग बैंक अकाउंट रखें ताकि मेंटेन करने में आपको आसानी रहे। सारे ट्रांजैक्शन आपको पता होने चाहिए, सभी ट्रांजैक्शन आपको अच्छे से लिख कर रख लेना है या बुक्स मेंटेन करके रख लेना है। कभी भी अनयूज या डोरमेंट अकाउंट है उनको तुरंत बंद कर दे। कभी भी यहाँ पर फंड्स जो है अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से ना ले, क्योंकि उनसे अगर लेते हैं तो हमें पता नहीं रहता है हमने कितना पैसा लिया नहीं लिया, या कल वो मुकर भी जाते, बयान अपना बदल भी देते कि हमने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो कभी भी फ्रेंड रिलेटिव से अपना पैसा जो है बैंक में ना डाले। कभी भी यहाँ पर आईटीआर जरूर फाइल करें, चाहे आपकी नील हो या नो इनकम की हो। कभी भी आईटीआर ना फाइल करने का रिस्क ना ले, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और ट्रांजैक्शन अगर आपके हाई वैल्यू होते हैं तो इनकम टैक्स नोटिस आने के चांस ज्यादा आपको हो सकते हैं। अगर आपने लार्ज लोन लिया है तो हमेशा यहाँ पर लेंडर का पेन ले, बैंक का प्रूफ ले, कंफर्मेशन लेटर जरूर ले। एग्जेंट इनकम जरूर डिक्लेयर करें, चाहे वो पीपीएफ इंटरेस्ट हो, टैक्स फ्री बॉन्ड हो, एग्रीकल्चर इनकम क्यों ना हो, आईटीआर में जरूर दिखाए। आईटीआर को रिवाइज जरूर करें। हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटीमेट कर देता है एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कि आपकी आईटीआर में कुछ गलत गड़बड़ आ रही है, डिडक्शन हो सकता है आपने गलत लिया, रिफंड आपने गलत लिया है, तो अपनी आईटीआर को पहले ही रिवाइज कर दे, नोटिस से आप बच सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कभी भी ईमेल हो, एसएमएस हो, इसको इग्नोर ना करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो भी एसएमएस ईमेल भेजे जाते हैं, कोई नोटिस आई है, अगर कोई रिप्लाई देना है तो उसको प्रॉपर रिप्लाई दे, टाइमली रिप्लाई दे। अगर आप टाइमली रिप्लाई देंगे पेनल्टी से आप बच सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रॉपर टाइम पर जो भी ड्यू डेट दी जाती है डिपार्टमेंट द्वारा, उस टाइम पर आप नोटिस का रिप्लाई जरूर करें। और हमेशा ईमेल और एसएमएस जो भी आपका आ रहा है तो उसके लिए आप अपनी आईडी जो है, मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट जरूर रखें। अगर ये कुछ चीजें आप करते हैं तो उसके इसमें इनकम टैक्स नोटिस से आप बच सकते हैं, या पेनल्टी से तो आप बच ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।